हेलो दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत एक नया विषय शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और दूसरा शब्द है मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन, अर्थात हम ये कह सकते हैं जब व्यक्ति के व्यवहार में हम किसी चीज़ की बढ़ोतरी करते हैं या फिर उसके व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा उन्नतशील करने के लिए हम उसके व्यवहार का परिमार्जन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं शिक्षा। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं व्यवहार का परिमार्जन, व्यवहार का परिमार्जन यानी कि शिक्षा। और जो मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान में क्या होता है कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो हम मनोविज्ञान के अर्थ में लिख सकते हैं व्यवहार का अध्ययन। तो देखिए, अब हम इसका संयुक्त अर्थ निकालें दोनों शब्दों का, तो हम इसकी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में लिख सकते हैं कि जो व्यवहार के परिमार्जन के लिए हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं व्यवहार के परिमार्जन हेतु व्यवहार का अध्ययन। देखिए, अब इसका जो अर्थ निकल के आया, व्यवहार के परिमार्जन हेतु व्यवहार का अध्ययन। जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में किसी भी चीज़ की या कुछ उसके व्यवहार में उन्नतोदर कोई बढ़ोतरी करते हैं तो उसको हम कहते हैं व्यवहार का परिमार्जन। और व्यवहार के परिमार्जन के लिए जिस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है वो होता है मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान होता है व्यवहार का अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों जुड़ जाते हैं, यानी कि शिक्षा में मनोविज्ञान के जुड़ने पर ही वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये इसकी दूसरी परिभाषा हो सकती है। देखिए, पहले क्या होता था कि जो शिक्षा होती थी वो सभी क्या है एक रूप से दी जाती थी, जिसका केंद्र बिंदु शिक्षक होता था। लेकिन अब की जो शिक्षा है वो मनोवैज्ञानिक शैक्षिक हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि शिक्षा अब मनोवैज्ञानिक हो गई है, क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तियों की विभिन्नताओं का क्या है अध्ययन किया जाता है। तो जब व्यक्ति इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उनके व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो शिक्षा क्यों एक जैसी होनी चाहिए। तो उसी के लिए शिक्षा में क्या है मनोविज्ञान को जोड़ा गया, क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति की विभिन्नताओं के अनुरूप ही उनको शिक्षा देनी चाहिए। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान होता है वो जो मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत, जब इन नियम और सिद्धांतों का प्रयोग हम क्या है शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, तो जब हम मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग जब शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे और शिक्षा के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्नताओं के आधार पर उनको शिक्षा देने का काम करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगी। देखिए, पूर्व में क्या होता था कि जब शिक्षा दी जाती तो गुरु को केंद्र माना जाता था और शिक्षा एक ही प्रकार से दी जाती थी। लेकिन जब से शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान जुड़ा है, तब से क्या है शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को क्या है अलग अलग तरीके से उसके व्यवहार के अनुरूप दी जाने लगी है, क्योंकि ये दुनिया में विभिन्न प्रकार के विभिन्न रुचियों के विभिन्न क्या है सोच के और विभिन्न व्यवहार के व्यक्ति होते हैं। उन्हीं के अनुरूप क्या है शिक्षा देने का अब कार्य शुरू हुआ है मनोविज्ञान के द्वारा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम पढ़ाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व में क्या होता था कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता था, और व्यवहार का अध्ययन ना करने की वजह से उनको एक ही तरीके से क्या है शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन जब से शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान जुड़ा है, तब से क्या है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उस व्यवहार के अनुरूप ही व्यक्तियों को क्या है शिक्षा दी जाती है। तो यह था शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। इसके बाद देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या इतिहास रहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में हम गौर करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में दो मनोवैज्ञानिकों के कथन है। पहला जो मनोविज्ञान है वो कॉल सैनिक है।
कॉलसैनिक एक यूनानी दार्शनिक थे और इन्होंने जो मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी है, परिभाषा नहीं हम ये कह सकते हैं, जो इतिहास के बारे में जो बताया है, इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म, शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म ईसा से, देखो इन्होंने ईसा से 5वीं सदी पूर्व, 5वीं सदी पूर्व किनके द्वारा बताया है? 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों के, यूनानी दार्शनिकों के द्वारा बताया है। इन्होंने कहा है कि जो यूनानी दार्शनिकों के ही द्वारा इस शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है? जन्म हुआ है, यूनानी दार्शनिकों के द्वारा बताया है। देखिए ये इनका कथन है कि इन्होंने बताया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है वो यूनानी दार्शनिकों के द्वारा ईसा से 5वीं सदी पूर्व माना जाता है या आरंभ हुआ है। जो दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं बीएफ स्किनर, उन्होंने जो ये शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास बताया है, बीएफ स्किनर ने कहा है कि जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म इन्होंने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना जाता है। तो इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना जाता है। तो देखिए दोनों ही की बातें अलग अलग हैं, लेकिन एक बात सेम है। इन्होंने कहा कि यूनानी दार्शनिकों के द्वारा बताया गया है, लेकिन जो अरस्तु थे, अरस्तु भी कौन थे? ये यूनानी दार्शनिक थे और इनको क्या है? मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ है वो क्या है? यूनानी दार्शनिकों के द्वारा माना गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो अरस्तु की अध्ययन पद्धति क्या थी। इन्होंने जो अध्ययन पद्धति को अपनाया था, जब मनोविज्ञान जब ये लेके आए थे, तब क्या है? इन्होंने शिक्षा के पूरे क्षेत्र को बदल दिया था, क्योंकि जब एक तरह से शिक्षा नहीं देने का जो निर्णय लिया गया था मनोविज्ञान के अंतर्गत, उसको हटा दिया था और व्यवहार का अध्ययन करने के साथ साथ ही उनके व्यवहार के अनुरूप ही क्या है? शिक्षा प्रदान करने का इस मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कार्य शुरू हुआ था। तो तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम जानेंगे कि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो किस तरीके से बताई हैं। जब व्यवहार का जो अध्ययन आया और व्यवहार के अध्ययन में जब व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा और जो व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया गया और शिक्षा से मनोविज्ञान को जोड़ दिया गया, तो क्या है? अरस्तु ने जो सीखने की या फिर अध्ययन की 3 प्रकार की उन्होंने क्या है? पद्धतियां बताई, जिसमें पहली जो पद्धति है उसको हम कह सकते हैं कि शिक्षा, जो हमारी शिक्षा होती है वो अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि जो इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या है? प्रत्येक अपनी रुचि, अपनी कल्पना, अपनी सोच एवं विचार सभी से क्या है? भिन्न है। तो शिक्षा सभी के लिए एक जैसी ना होकर के उनके अनुरूप होनी चाहिए कि व्यक्ति का कैसा व्यवहार है वो किस तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए यदि एक बच्चा जड़ बुद्धि का है और हम उसको एक सामान्य बुद्धि के बालक की शिक्षा दे रहे हैं तो वो नहीं समझ पाएगा। उसी के लेवल के हिसाब से उसको क्या है? हमें वर्क देना चाहिए और उसको क्या है? वही कार्य देना चाहिए सीखने के लिए जिसमें वो सहज महसूस करे, यानी कि उसके लिए सरल हो और वो जल्दी से सीखने की कोशिश करे। तो जो पहली पद्धति थी अरस्तु की वो थी कि शिक्षा हमारी क्या है? सभी के लिए अलग अलग हो। जो दूसरी पद्धति है वो दूसरी पद्धति थी कि जो शिक्षा की जो विधियां होती हैं वो विधियां क्या हैं? अलग अलग विधियां हों। तो दूसरी पद्धति में अलग अलग विधियां हों। देखिए विधियां जैसे कि हम क्या है, जब पहले गुरुकुल में जब शिक्षा दी जाती थी तो एक ही विधि से क्या है? बच्चों को क्या है?
पढ़ाया जाता था। मौखिक विधि के द्वारा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वचनों के द्वारा गुरु शिक्षकों को कुछ बताता था और बच्चे क्या है सीखते थे। लेकिन तब क्या है, एक ही पद्धति के द्वारा क्या है शिक्षा दी जाती थी, या फिर हम ये कह सकते हैं एक ही विधि के द्वारा क्या है बच्चों को क्या है शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जब से मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा क्या, और तब से क्या है विधियां भी क्या है अलग अलग होने लगी, और बच्चों को क्या है अलग अलग विधियों के द्वारा क्या है शिक्षा प्रदान की जाने लगी। और जो तीसरी जो पद्धति है अरस्तु की, और वो तीसरी पद्धति ये है कि जो शिक्षा होती है हमारी वो क्या है, शिक्षा स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी कि हमारी शिक्षा परतंत्र ना होकर के, अर्थात किसी के प्रेशर में आकर के या फिर किसी के जोर डालने पर कि सीखो इस कार्य को, ऐसी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा स्वतंत्र होनी चाहिए, बच्चे को बोलने का भी मौका देना चाहिए, और बच्चे को जिस कार्य में उसे रुचि है और उसी कार्य के द्वारा उसे क्या सीखने की क्या है मौका देना चाहिए। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र शिक्षा होनी चाहिए। तो ये जो 3 प्रकार की ये अरस्तु ने ये क्या है शिक्षा दी थी, और इन्हीं 3 जो अध्ययन पद्धति दी थी, और उन 3 अध्ययन पद्धतियों में उन्होंने क्या है शिक्षा को अलग अलग भागों में बांटा, विधियों को अलग अलग विधियों के तरीके से पढ़ाने को कहा, और शिक्षा को क्या है एक मुक्त शिक्षा साचर्य बना दिया, यानी कि शिक्षा को स्वतंत्र बना दिया कि कोई भी बच्चा अपनी क्षमता के अनुरूप क्या है अधिगम कर सकता है। इसके बाद जो अरस्तु के बाद जो आता है वो पढ़ेंगे हम, जो रूसों की जो प्रकृतिवादी विचारधारा थी। उन्होंने क्या है बच्चों पर जो प्रकृति का असर पड़ता है और प्रकृति के द्वारा जो बच्चे सीखते हैं उसके बारे में रूसों ने क्या कहा है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तब तक आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो अब आते हैं रूसों की प्रकृतिवादी विचारधारा पर। देखिए रूसों की प्रकृतिवादी विचारधारा क्या थी, इन्होंने अपनी इस विचारधारा में क्या बताया था। देखिए पहली बात तो ये रूसो हैं, इनको क्या विभिन्न मनोवैज्ञानिक क्या हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके आंदोलन का जो सूत्रपात होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। और इन्होंने जो सर्वाधिक अपनी इस विचारधारा में जो महत्व दिया है वो प्रकृति को दिया है। देखिए इस तरीके से समझिए, देखिए इन्होंने प्रकृति को, जैसे यह है एक व्यक्ति है, ठीक है, यह एक व्यक्ति है और इसको हमने प्रकृति के पास अकेला छोड़ दिया, ठीक है, ये प्रकृति में इसे क्या है स्वतंत्र छोड़ दिया है। और जब स्वतंत्र छोड़ दिया है तो ये प्रकृति क्या है, इनका मानना था कि प्रकृति इस व्यक्ति का क्या है स्वयं विकास कर देगी, स्वयं क्या है इसको शिक्षा दे देगी, क्योंकि जो प्रकृति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वह व्यक्ति पर पड़ता है, व्यक्ति पर ही प्रकृति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे हम समझ सकते हैं जब इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, जो अंतःक्रिया होगी उसके द्वारा क्या है व्यक्ति प्रकृति से सीखेगा। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति एवं व्यक्ति के मध्य जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक क्या है, तब तक व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि रूसो की जो विचारधारा है वो प्रकृतिवादी विचारधारा है और वो कहते हैं कि प्रकृति ही व्यक्ति का क्या है विकास करती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी की प्रकृति और योग्यता क्या है अलग अलग होती है। और जब व्यक्ति की प्रकृति और योग्यता अलग अलग है तो व्यक्ति में क्या है व्यक्ति को प्रकृति में क्या है स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। फलस्वरूप क्या है जो प्रकृति इसका क्या है विकास कर देगी। इसलिए जो रूसो की जो प्रकृतिवादी विचारधारा है इसलिए वो क्या है प्रकृति पर ज्यादा ही महत्व देती है और प्रकृति को ही क्या है सबसे मुख्य बिंदु बताती है मानव की क्या है व्यवहार पर जो प्रभाव डालने वाला। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैनले हॉल के बारे में, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आते हैं स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने शिक्षा मनोविज्ञान में अपना क्या योगदान दिए। देखिए पहले हमने अरस्तु के बारे में पढ़ा, उसके बाद रूसो की हमने प्रकृतिवादी विचारधारा पढ़ी। अब जो तीसरे आते हैं वो है स्टैनले हॉल। देखिए स्टैनले हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और ये किससे संबंधित थे, बाल मनोवैज्ञानिक से संबंधित थे और इनको बाल मनोवैज्ञानिक का क्या है जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो प्रश्नावली का निर्माण किया था इन्होंने ही किया था, क्योंकि इन्होंने बालकों की शिक्षा के लिए एक बाल गृह का निर्माण कराया
और उस बाल गृह में बालकों की जो शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने क्या है अलग अलग तरीके से की, उनके अनुरूप की, उनके विचारों के अनुरूप, उनकी सीखने की योग्यता के अनुरूप इन्होंने क्या है बच्चों की क्या है अलग अलग व्यवस्था की। साथ ही साथ इन्होंने बालकों के व्यवहार के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया, क्योंकि ये पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या है बालकों के व्यवहार का सर्वप्रथम क्या है अध्ययन किया था। तो ये इनकी कुछ शिक्षा मनोविज्ञान में योग्यता है, योगदान दिया है इन्होंने। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉन डीवी के बारे में। तो अब आते हैं जॉन डीवी पर। जॉन डीवी ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? देखिए, सबसे ज्यादा जो मनोविज्ञान विषय में या फिर हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में जिस देश के वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, मनोवैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, वो सबसे ज्यादा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। और जॉन डीवी भी अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, जो इनका शिक्षा मनोविज्ञान में जो विषय था वो था बालकों का शैक्षिक व्यवहार। इन्होंने क्या है, जॉन डीवी ने बालकों के शैक्षिक व्यवहार को ही अपना अध्ययन बनाया था और ये अमेरिका के निवासी थे। और इन्होंने जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला, देखिए ध्यान देना, जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बनाई थी वो विलियम बुंट ने 1879 यानी कि 1879 में बनाई थी। और कहां बनाई थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है। ध्यान देना, वो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी और ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में 1890 में निर्मित की थी। और इस प्रयोगशाला के अंदर उन्होंने जो विषय लिया था वो बालकों के शैक्षिक व्यवहार को इन्होंने क्या है अपना अध्ययन का केंद्र बनाया था, या हम कह सकते हैं अपनी विषय वस्तु बनाई थी। और इसमें इन्होंने क्या है बालकों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया था। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में। तो अब आते हैं एडवर्ली थॉर्नडाइक पर। देखिए, ये थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक हैं ये भी कहां के थे? ये भी अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक थे। और जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इन्हीं को माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे सर्वप्रथम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं वो थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। और थॉर्नडाइक को मानने का कारण यह है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम जो सीखने के जो नियम दिए थे शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने ही दिए थे। और शिक्षा मनोविज्ञान में इनके सिद्धांतों और नियमों का क्या है अनुपालन देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम जो नियम दिए थे सीखने के नियम, हम लिख सकते हैं सर्वप्रथम सीखने के नियम। देखिए, इन्होंने सीखने के नियम दिए थे और उन सीखने के नियमों को हम आगे पढ़ेंगे जब हम अधिगम के क्षेत्र में जाएंगे। तो जो सर्वप्रथम सीखने के नियम थे वो थॉर्नडाइक ने ही दिए थे। तो ये कुछ बातें थॉर्नडाइक के बारे में आपको ध्यान रखनी है। और इन सीखने के नियमों और सिद्धांतों का जो अनुप्रयोग है वो किसमें मिलता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मिलता है। तो देखिए, हम कह सकते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान जो विषय है उस शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो उत्पत्ति मानी जाती है 1900 से। यानी कि जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान को क्या है हम उत्पत्ति मानते हैं, वो मानते हैं 1900 से। ठीक है, 1900 से। लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्वतंत्र स्वरूप, या हम कह सकते हैं जो पूरी तरह से जो उभरकर इसका रूप आया, वो शिक्षा मनोविज्ञान का रूप आया था 1920 में। 1920 में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान को एक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा होने का पूरा क्या है रूप मिल गया था, या हम कह सकते हैं एक अधिकार मिल गया था। ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक मनोविज्ञान की शाखा बनकर अलग उभरी थी। और इस शिक्षा मनोविज्ञान में, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा जिस देश के मनोवैज्ञानिकों का क्या है योगदान था, वो सबसे ज्यादा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे।
अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने ही शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का विस्तार और क्या कहते हैं इसके क्षेत्र को बढ़ाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं। विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इस शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या परिभाषाएं दी हैं, उन शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं पर गौर करेंगे, समझेंगे, क्योंकि वो परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान में प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो हैं बीएफ स्किनर, और बीएफ स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में 3 परिभाषाएं दी हैं, और तीनों ही परिभाषाएं क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली परिभाषा पर चलते हैं कि पहली परिभाषा क्या है। देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इन्होंने कहा है बीएफ स्किनर ने कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की यह वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने, ये 2 चीजें ध्यान रखिए। इनके जो तीनों परिभाषाओं में ये 2 शब्द जरूर आएंगे, सीखने यानी कि अधिगम, और शिक्षण यानी कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। देखिए, जो सीखने और सिखाने की, छात्र सीखता है और शिक्षक क्या सिखाता है, और उन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वही प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रक्रिया का क्या है, अध्ययन किया जाता है। तो इस परिभाषा में ये बातें ध्यान रखिए कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो बीएफ स्किनर ने बताया कि मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें यानी कि अधिगम या सीखना और सिखाना यानी कि शिक्षण, उसकी जो उन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसका क्या अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान वह है। जो दूसरी शिक्षा मनोविज्ञान की इन्होंने परिभाषा दी है उसमें भी देखिए क्या दिया है। देखिए, इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो शैक्षिक परिस्थितियों में, यानी कि शैक्षिक परिस्थितियां कब होती हैं, जहां हम विद्यार्थियों का क्या है अध्ययन कराते हैं, या फिर हम उनको उनके व्यवहार में क्या है परिवर्तन लाने के लिए उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इनका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार, देखिए विद्यार्थी का व्यवहार, तो विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है। विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करेगी तभी तो वो क्या है उसके व्यवहार में क्या है परिवर्तन लाएगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है, जिसका संबंध किससे होता है, शिक्षण एवं अधिगम से। देखिए, इसमें भी देखिए अधिगम आया था, इसमें भी अधिगम है, इसमें भी देखिए शिक्षण था, इसमें भी शिक्षण है। और जो इनकी तीसरी जो परिभाषा है वह देखिए क्या है, सीखना विज्ञान है और एवं सिखाना क्या है कला है। देखिए, इसमें भी क्या है सीखना यानी कि अधिगम हो गया, हम इसको अधिगम लिख सकते हैं मनोविज्ञान की भाषा में, और जो सिखाना होता है इसको हम शिक्षण लिख सकते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। देखिए, इन्होंने कहा कि सीखना विज्ञान है, सीखता कौन है, विद्यार्थी सीखते हैं। तो वो कैसे सीखते हैं, सिद्धांतों से, नियमों से, और उनको परख करके उन सारी चीजों को वो अपने जरिए सीखते हैं, क्योंकि विज्ञान किस पर टिका हुआ है, नियमों और सिद्धांतों पर। और सीखना हमारा किस पर टिका हुआ है, वही क्या कहते हैं विज्ञान पर। सीखना क्या है, सिद्धांत और नियमों के अनुसार ही चलता है। अब देखिए, जो सिखाना होता है, सिखाना यानी कि शिक्षण, इसमें कला बताया बीएफ स्किनर ने। क्यों बताया, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो अपनी कला के अनुसार बच्चों को एडजस्ट करता है कि बच्चा किस लेवल तक सीख सकता है, वह अपनी कला को निखारता है और अपनी कला के द्वारा ही बच्चों को उसी प्रकार का शिक्षण प्रदान करता है जो शिक्षण उस बच्चे के लिए अनुरूप हो, यानी कि जिस शिक्षण को या फिर जिस अधिगम को वो सीखने में क्या है सरलता महसूस करें और वो आसानी से सीख जाएं। इसके बाद हम अगली परिभाषा पढ़ेंगे स्टीफन की। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, बीएफ स्किनर के बाद अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी परिभाषाओं में शिक्षा मनोविज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया है। यहां पर सबसे पहले आते हैं स्टीफन मनोवैज्ञानिक के बारे में। देखिए, जो मनोवैज्ञानिक स्टीफन है, इन्होंने जो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया, इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास, बालक को जब हम शिक्षा देते हैं तो बालक का हम सब शैक्षिक विकास करते हैं, तो उसी शैक्षिक विकास का वो क्या है क्रमबद्ध अध्ययन करती है। कौन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि स्टीफन कहते हैं कि जब बालक शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका शैक्षिक विकास होता है, और उस विकास से जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो उसी
उसके जो विकास के द्वारा क्या है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, जिस क्रम से आ रहा है, तो उसी क्रम का क्या है, अध्ययन करता है। कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के व्यवहार में परिवर्तन किस तरीके से आता है, किस क्रम से आता है, उस क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जो अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं, ट्रो अपनी परिभाषा में क्या बताते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों, जहां बच्चों को क्या है, शिक्षा के अनुकूल वातावरण, व्यवस्था या फिर पाठ्य वस्तु मिले, तो उन शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या होते हैं कि बच्चे के सीखने का स्तर क्या है, उसका लेवल क्या है, उसके जो मनोवैज्ञानिक यानी कि बच्चे के चिंतन, सोच, मनन, उसके अनुरूप ही शिक्षा प्रदान की जाती है। ये सभी क्या है, मनोविज्ञान के क्या है, पक्ष होते हैं, जिनका क्या है, अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जो अगले मनोवैज्ञानिक हैं वो क्रो एंड क्रो, और क्रो एंड क्रो अपनी परिभाषा में शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि जन्म से लेकर और वृद्धावस्था तक, देखिए जो शिक्षा क्या होती है, व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक शिक्षा क्या चलती रहती है, किसी ना किसी रूप में व्यक्ति क्या कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो उसी शिक्षा को यानी कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के जो सीखने का जो वर्णन मिलता है, यानी कि जो बच्चा जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखता जाता है और जिस तरीके से सीखता जाता है, उसका वर्णन एवं व्याख्या और शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। देखिए उसमें सीखने की जो वर्णन होता है बच्चे का जन्म से वृद्धावस्था तक, और जो व्याख्या होती है उसके सीखने की, और जो उसका शैक्षिक व्यवहार में परिवर्तन आता है सिखाने से, वो उन सभी का जो अध्ययन करता है, कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो अब आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पर। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने कथन हैं और अपनी अपनी परिभाषाएं। सबसे पहले आते हैं हम जो पील महोदय, जो कि पील महोदय शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कथन कहते हैं। देखिए पील महोदय कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, वो बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। देखिए उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया जाता है वो शिक्षा पर ही किया जाता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य बिंदु है वो शिक्षा पर ही कार्य किया जाता है। तो पील महोदय ने कहा है अपनी कथन में कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यानी कि शिक्षा को विज्ञान के तरीके से यानी क्रमबद्ध तरीके से या नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप ही शिक्षा को क्या है प्रसार किया जाता है उसका, और उसको क्या है प्रत्येक जगह पर या फिर प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में शिक्षा के द्वारा क्या है परिवर्तन लाया जाता है। जो अगला जो कथन है जो कि हम बीएफ स्किनर का करा चुके हैं, उन्होंने वो जो कथन है वो इनका इस मनोविज्ञान की यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा पर या फिर प्रकृति पर क्या है कार्य करता है। तो बीएफ स्किनर का जो मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में जो कथन है वह यही है कि जो क्या है जो सीखना क्या है, सीखना विज्ञान है और सिखाना कला। तो बीएफ स्किनर का यह कथन है इसमें कि ये कहते हैं कि जो सीखना क्या है वो तो एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में क्या है नियमों और सिद्धांतों का पालन किया जाता है, और सीखना भी क्या है नियमों और सिद्धांतों के द्वारा ही सीखा जाता है। और जो कला किसको बताया गया है, सिखाना, यानी कि जो शिक्षक होता है जो शिक्षण कराता है वो अपने कला के तरीके से कराता है, अपनी कलाओं के द्वारा, यानी कि जिस बच्चे को जिस तरीके से शिक्षण देना है उसको उसी कला के अनुरूप यानी उसी तरीके से वो शिक्षा प्रदान करेगा। इसके बारे में एक अन्य कथन या फिर हम ये कह सकते हैं एक अन्य परिभाषा और है
ये इसमें हम लिख सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, हम इसमें लिख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान देखिए इसमें बताया गया है, इसके कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, लेकिन इसमें एक कथन आता है मनोविज्ञान में कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, व्यवहार का एक विधायक, निश्चित, या हम इसको कह सकते हैं शुद्ध विज्ञान है। तो यह परिभाषा या फिर यह कथन यह स्पष्ट करता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें क्या है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और व्यवहार के साथ साथ ही जो व्यवहार में अध्ययन किया जाता है, व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, वो परिवर्तन कैसे लाया जाता है, विधियों के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं, और जो परिवर्तन लाया जाता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, पक्का होता है, और कैसा होता है, शुद्ध होता है। तो इन्हीं तीन चीजों का जो अध्ययन करता है वो शिक्षा मनोविज्ञान करता है, और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत ही ये सब चीजें आती हैं। जो अगला कथन है वो हम कराएंगे, तब तक आप इन तीन परिभाषाओं का क्या है, स्क्रीनशॉट लीजिए। जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में जो अगली बात निकल के आती है वो ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी नियम हैं और जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी नियम और सिद्धांतों का प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में करते हैं, वो सभी नियम एवं सिद्धांत कैसे हैं, वो वैध हैं, प्रमाणिक हैं, और कैसे हैं, वस्तुनिष्ठ हैं। यानी कि ये सभी जो नियम और सिद्धांत प्रयोग किया जाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, वो सभी वैध और प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ हैं, यानी कि वो पक्के हैं, उनका क्या है, जो जवाब दिया गया है वो बिल्कुल सही है, सटीक है। इसके बाद जो अगली बात आती है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक तथा विद्यार्थी के व्यवहार, देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो दो चीजों का अध्ययन करता है, एक तो शैक्षिक, जो भी बातें या फिर जो भी क्रियाएं की जा रही हैं, या फिर जो भी कार्य किया जा रहा है, या फिर जो भी अध्ययन किया जा रहा है, एक तो वो शैक्षिक होता है, और शैक्षिक किसके साथ जुड़ता है, वो विद्यार्थी के साथ जुड़ता है। यानी कि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेगा तो शैक्षिक अपने आप हो जाएगा वो। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक तो शैक्षिक और दूसरी विद्यार्थी के व्यवहार की, जो शिक्षा हम दे रहे हैं और विद्यार्थी के व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है, उन चीजों का क्या है, इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है, अध्ययन किया जाता है। आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर है। तो तब तक आप इसका एक फोटो ले लीजिए। तो दोस्तों हमने मनोविज्ञान भी पढ़ा और शिक्षा मनोविज्ञान भी पढ़ा, लेकिन बात आती है कि इन शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर क्या है। तो एक नजर हम इन दोनों में अंतर पर भी डालते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए जो मनोविज्ञान होता है, इस मनोविज्ञान में क्या होता है कि सिर्फ व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें क्या होता है, इसमें हम विद्यार्थी के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों में अलग अलग चीजें हैं। देखिए इसमें सिर्फ व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है और इसमें शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है शिक्षा, और शिक्षा वही है जहां शिक्षा का क्षेत्र हो। तो इसमें क्या है, विद्यार्थी के हम शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जो दूसरी बात निकल के आती है इन दोनों में जो अंतर स्पष्ट होता है वो होता है कि ये व्यवहार जो मनोविज्ञान है इसमें क्या है, जो इसमें व्यवहार का नियामक एवं विधायक दोनों ही प्रकार का क्या है, अध्ययन किया जाता है। इसमें लिख सकते हैं नियामक एवं विधायक।
तो इसमें क्या है, दोनों तरीके का क्या अध्ययन किया जा रहा है, नियामक एवं विधायक, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं जो ये मनोविज्ञान है, ये कैसा विज्ञान है, ये नियामक और विधायक दोनों प्रकार का ही विज्ञान है। लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान केवल हम कह सकते हैं इसमें ये सिर्फ विधायक विज्ञान है, ये केवल विधायक विज्ञान है, या फिर विधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये इन दोनों के बीच में जो अंतर स्पष्ट होता है, ये कुछ ही तथ्य हैं जिनसे क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के बीच में क्या है, अंतर स्पष्ट होता है। इसके बाद हम अगली जो बिंदु है वो आता है कि बालक के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, और उसके बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए या फिर उसके व्यवहार को शैक्षिक बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अपना किस तरीके से कार्य या फिर योगदान देता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, और अब जानते हैं जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है वो बालक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इतना क्या उसकी विशेषता है या फिर क्यों आवश्यकता है बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की। देखिए एक एक करके एक एक बिंदु को समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए जो पहला बिंदु है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो विद्यार्थी के विकासात्मक अवस्थाओं, यानी कि उसका चाहे शैक्षिक विकास हो चाहे शारीरिक विकास हो, उन अवस्थाओं को समझने में सहायक होता है। यानी कि देखिए शैक्षिक विकास में कि बच्चा किस प्रकार से अधिगम कर रहा है और किस प्रकार की उसके लिए अधिगम में कठिनाइयां आ रही हैं, और शारीरिक विकास यानी कि जैसे कि बच्चे की ग्रोथ बढ़ना, शरीर में किसी विटामिन वगैरह किसी की भी कमी होना, या फिर उस बीमारी के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा है, ये सभी क्या है शारीरिक तरीके की जो विकास होता है उन अवस्थाओं को भी समझने में सहायक होता है। और शारीरिक अवस्थाओं के अंतर्गत बालक की जो प्रमुख अवस्थाएं आती हैं वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्थाएं आती हैं। उसके बाद जो दूसरा बिंदु है कक्षा शिक्षण के स्वरूप को समझना। देखिए जो कक्षा में जो शिक्षण का स्वरूप है, कक्षा में जो जिस तरीके से शिक्षण दिया जा रहा है या फिर जिस तरीके से दिया जाना चाहिए उसके स्वरूप को समझने में कौन सहायता करता है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। जो अगला बिंदु है जो विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में सहायक कौन होता है, शिक्षा मनोविज्ञान होता है। देखिए विद्यार्थी हर तरीके के होते हैं, हर तरीके की मानसिक क्षमताओं वाले होते हैं, हर तरीके की बुद्धिलब्धि वाले होते हैं, और उनको उन्हीं के प्रकार से क्या है, उन्हीं के अनुरूप क्या शिक्षा देना, और वो कहीं उस शिक्षा ग्रहण करने में कहीं उनके सामने कोई समस्या आगे आ जाती है तो उन समस्याओं को समझने में, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में जो सहायक है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। उसके बाद जो अगला बिंदु आता है वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, विचारधारा, मानसिक शक्ति, बुद्धिलब्धि, शारीरिक क्षमता, अक्षमता सब तरीके से क्या है भिन्न है। तो क्या है उस विभिन्नताओं के अनुरूप ही उस व्यक्ति को क्या है शिक्षा दी जाए। उन्हीं विभिन्नताओं को समझने में सहायक कौन होता है, शिक्षा मनोविज्ञान होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद जो अगला बिंदु आता है, जो बालकों में जो ऋणात्मक मनोवृत्ति होती है, यानी कि जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, उस थिंकिंग को बदल के उसको धनात्मक मनोवृत्ति बनाना, अर्थात उनमें क्या है एक पॉजिटिव थिंकिंग लाना, पढ़ने के लिए उन्हें जागरूक करना और उनके अंदर क्या है एक धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करना, एक शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। और यह शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों में धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में भी सहायक है। उसके बाद जो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, पहले दोनों को समझिए कि पाठ्यक्रम क्या होता है और पाठ्यचर्या क्या होती है। देखिए पाठ्यक्रम वो होता है जिसके अनुसार या फिर जिसके लिए या फिर हम जिसका अध्ययन कर रहे होते हैं वो होता है पाठ्यक्रम, और पाठ्यचर्या वो होती है जिस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए जो हम एक टाइम टेबल बनाते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं उस पाठ्यचर्या को पूर्ण करने के लिए एक नियम बनाते हैं और उसको समय के अनुसार एक औपचारिक तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, वो होती है पाठ्यचर्या के अनुसार ही उस पाठ्यक्रम का नियम बनाया जाता है।
या फिर हम इसको कह सकते हैं टाइम टेबल, पढ़ाई का टाइम टेबल सीधे से शब्दों में। तो इन दोनों का निर्माण करने में भी सहायक कौन है? हमारी शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद जो अगला बिंदु है कि प्रभावी शिक्षण विधियां। देखिए बच्चे क्या हैं, हर तरीके के होते हैं और बच्चों के लिए एक से एक प्रभावी शिक्षण विधि का प्रयोग करने में सहायक कौन होती है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षकों को एक से एक प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद जो आता है अगला बिंदु, जो बच्चे की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, यानी कि जन्मजात जो आदतें होती हैं और जो रुचियां होती हैं बच्चों की, उनका भी ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मिलता है। और उन्हीं मूल प्रवृत्तियों और रुचियों के अनुसार ही बच्चों को क्या है? ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद जो अगला बिंदु है, योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास। बच्चों में उनकी योग्यताओं का विकास किया जाता है, उनकी क्षमताओं का विकास किया जाता है। उनकी योग्यताओं और क्षमताओं से उन बच्चों को क्या है? बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये योग्यता और तुम इसको और बढ़ा सकते हो। और शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा उस बच्चे की क्षमता और योग्यता को और ज्यादा डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है। उसके बाद जो अगला बिंदु है कि ये क्या है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानसिक क्रियाओं, जो बच्चों की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, सोच, चिंतन, रुचि, विचारधारा या संज्ञान, इस सभी को समझने में भी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान हमारा साथ देता है। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है आत्म मूल्यांकन में सहायक। बच्चे क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा क्या है? अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है, कहां गलती की है और आगे कितना सीखना बाकी है। इसके बाद जो अगला बिंदु है, बालक के स्वयं का ज्ञान हो जाता है। बालक को क्या है? स्वयं का ज्ञान हो जाता है। हाँ, मैंने इतना पाठ्यक्रम कर लिया, इसके बाद अब इतना करना है और मैंने इतना ठीक किया है, इससे और भी ठीक करना है। तो बच्चे क्या है? स्वयं को भी ज्ञान कर लेते हैं, यानी स्वयं का भी ज्ञान कर लेते हैं। और जो लास्ट बिंदु है वो है तैयारी का ज्ञान। तो बच्चों में किस प्रकार की तैयारी की जाए, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ा जाए, शिक्षक को ऐसी कौन सी विधियों की तैयारी की जाए जिससे अधिगम ज्यादा प्रभावी हो या फिर शिक्षण ज्यादा प्रभावी हो और बच्चों के व्यवहार में उन्नतोत्तर क्या है? परिवर्तन आए और उनके व्यवहार में क्या है? एक व्यवहार उनका क्या है? विकसित हो। तो ये कुछ जो महत्व वाले बिंदु हैं बालक के लिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान देता है, वो कुछ इस प्रकार है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं। देखिए शिक्षण अधिगम में दो प्रकार की प्रक्रियाएं आएंगी। पहली है त्रिध्रुवीय और दूसरी है द्विध्रुवीय। उन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आते हैं शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं। देखिए जो शिक्षण अधिगम में जो पहली प्रक्रिया आती है वो आती है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। देखिए पहले क्या होता था, गुरुकुलों में क्या है? बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और उस शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता था वो गुरु होता था। लेकिन अब जो नई जो प्रक्रिया आई है शिक्षण की, या फिर हम ये कह सकते हैं शिक्षण अधिगम की जो नई प्रक्रिया है वो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। और इसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य बिंदु होता है वो होता है विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी जब तक शिक्षा के लिए तैयार नहीं होगा या उसकी जो उसका शारीरिक क्षमता तैयार नहीं होगी या वो उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो उसमें उतनी क्षमता नहीं होगी, तब तक हम उसे क्या है? अपने अनुसार शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन हम विद्यार्थी को उसके क्षमता के अनुसार हम उसे क्या है? शिक्षण दे सकते हैं। इसीलिए क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यार्थी को क्या है? शिक्षा का मुख्य केंद्र बताया है। और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में इसमें एक पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है विद्यार्थी और तीसरा होता है पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। और इसमें जो मुख्य बिंदु होता है वो होता है विद्यार्थी। देखिए जॉन डीवी मानते हैं, जॉन डीवी का कहना है कि जो शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके साथ ही साथ जो शिक्षण है, यानी कि शिक्षण से तात्पर्य यह है कि एक ऐसी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया से है जिससे शिक्षण के स्रोत, यानी कि शिक्षण के जो भी स्रोत होंगे, जैसे कि ये शिक्षण के स्रोत है हमारे मानवीय एवं भौतिक। देखिए भौतिक क्या हो गया? पाठ्यक्रम, ठीक है, और मानवीय क्या हो गया? विद्यार्थी एवं शिक्षक। देखिए ये दोनों चीजें आ रही हैं, मानवीय और भौतिक। और इसके साथ ही साथ विद्यार्थी और विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए
यानी कि परिवर्तन लाने के लिए उन सभी क्रियाओं के प्रारूप का नियोजन किया जाता है। यानी कि जो इतनी सारी जो क्रियाएं की जाती हैं विद्यार्थी के व्यवहार में लाने के लिए, और उन सभी प्रक्रियाओं का या फिर हम कह सकते हैं उन सभी क्रियाओं का नियोजन करना, यानी कि नियम से यानी कि क्रम से उन क्रियाओं को क्या है विद्यार्थी के सामने पेश करना, या फिर उसको उन प्रयोजनों द्वारा या नियोजन के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब बात यह आती है कि यह शिक्षण क्या होता है और अधिगम क्या होता है। इस चीज को समझिए। पहले आते हैं कि शिक्षण क्या होता है। देखिए शिक्षण होता है सिखाना, शिक्षण होता है सिखाना, यानी कि हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को दिया जाने वाला ज्ञान, और जिससे क्या है विद्यार्थियों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो रहा हो, वो शिक्षण है। उसी तरीके से जो अधिगम है, अधिगम क्या है सीखना। हम सरल भाषा में कह सकते हैं, संक्षिप्त रूप में सीखना है अधिगम। लेकिन सीखना ही काफी नहीं है, इसका जो हम विस्तृत रूप जाने तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार, विद्यार्थी के व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन ही क्या है अधिगम है। तो अधिगम हो गया सीखना और शिक्षण हो गया सिखाना। इसके बाद जो शिक्षण होता है वो शिक्षण कितने प्रकार का होता है, हम शिक्षण कितने प्रकार से दे सकते हैं। वो शिक्षण होता है दो प्रकार से, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। देखिए जो औपचारिक जो शिक्षण होता है उसमें क्या है अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो और स्कूल में जाकर आप नियम से सुबह 7 बजे स्कूल जाते हो, 2 बजे घर आ जाते हो। बैग में स्कूल में पढ़ते हो, एक एक पीरियड वाइज पढ़ते हो, पहले हिंदी का पीरियड, फिर इंग्लिश का, फिर संस्कृत का, ऐसे क्या है आप क्रम से पढ़ते हो औपचारिक तरीके से। एक समय सीमा होती है, उसमें एक अनुशासन होता है। लंच के टाइम पर आप लंच कर सकते हो, तो वो आता है आपका औपचारिक शिक्षण में। यानी कि उस तरीके की शिक्षा क्या होती है औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आती है। और इसमें जो सिखाने वाला होता है वो होता है शिक्षक, ठीक है। इसमें जो सिखाने वाला होता है वो शिक्षक होता है, और जो इसका जो सीखने का जो केंद्र बिंदु होता है वह होता है विद्यालय, ठीक है। ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसमें अनुशासन की आवश्यकता होती है। सिखाने वाला जो व्यक्ति होता है वो शिक्षक होता है, और सिखाया कहां पर जाता है विद्यालय में। और उधर हम देखें तो जो अनौपचारिक शिक्षा है इसमें क्या है अनुशासन की कोई जरूरत नहीं होती। देखिए अनौपचारिक शिक्षा होती है कि इसका ना कोई समय सीमा होती है, ये कहीं पे भी किसी भी तरीके से और किसी के भी द्वारा दी जा सकती है। या फिर हम ये कह सकते हैं जो अनौपचारिक शिक्षा है, जैसे बच्चा पैदा होता है छोटा बच्चा, तो उसकी पहली शिक्षक होती है उसकी माँ, और वो क्या देती है अनौपचारिक शिक्षा देती है। जब कभी भी उसे बच्चा उसकी गोद में आता है या उसके पास आता है तो माँ उसे कुछ ना कुछ सिखाने को देती है। तो इसमें जो सिखाने वाला शिक्षक हम कह सकते हैं वो माँ होती है। और अनौपचारिक शिक्षा का जो सिखाने की जगह होती है वो सबसे पहले होती है परिवार। परिवार के साथ साथ इसमें आपके दोस्त, मित्र, समाज, मोहल्ला, ये सभी स्थान आ सकते हैं। तो इन दोनों के अभी अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि औपचारिक शिक्षण क्या होता है और अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आते हैं हम औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण में क्या अंतर होता है। देखिए सबसे पहले आते हैं औपचारिक शिक्षण क्या होता है, या फिर इसमें क्या जो बातें होती हैं जो इसमें नहीं होती, जो इसमें होती हैं वो इसमें नहीं होती। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो अंतर है वो हम यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। देखिए जो अनौपचारिक शिक्षण होता है इसमें जो समय होता है, औपचारिक शिक्षण देने का जो समय होता है या जो विधियां होती हैं, ठीक है, इसमें समय, विधियां और जो स्थान होता है हम लिख सकते हैं एवं स्थान। इसमें समय, विधियां एवं स्थान क्या होते हैं निश्चित होते हैं। यानी कि हम जो औपचारिक शिक्षण देंगे वो निश्चित समय के अनुसार, निश्चित विधियों से और निश्चित स्थान पर ही देंगे। तो इसमें क्या है जो भी समय, विधियां एवं स्थान होते हैं वो कैसे होते हैं निश्चित होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा में हम ये कह सकते हैं
कि इसमें क्या है, समय और विधियां एवं स्थान निश्चित नहीं होते। देखिए निश्चित नहीं होते क्योंकि ये जो अनौपचारिक शिक्षण दिया जाता है ये किसी भी समय दिया जा सकता है और किसी भी विधि से दिया जा सकता है और किसी भी स्थान पर दिया जा सकता है। इसलिए इसमें ये क्या है, समय, विधियां, निश्चित स्थान ये नहीं होते। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला जो बिंदु आता है इन दोनों में जो अंतर स्पष्ट करता है वो देखिए क्या है। अगले बिंदु में बताते हैं कि इसमें शिक्षण जो औपचारिक शिक्षण में होता है, इसमें जो शिक्षण प्रक्रिया होती है या फिर जो शिक्षण दिया जाता है वो कैसा होता है, पूर्व नियोजित होता है। यानी कि उसको क्या पहले से नियोजित कर लिया जाता है कि इस तरीके से ये शिक्षण देना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें शिक्षण पूर्व नियोजित होता है और इसी के विपरीत अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि इसमें कोई भी क्या है जो शिक्षण कार्य होता है वो पूर्व नियोजित नहीं होता, वो स्थिति और समय को देखते हुए उसी प्रकार का शिक्षण दिया जाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा चोरी करके आया है या किसी को गाली देकर के आया है तो उसके घर वाले उसी समय उसको चोरी करने की और झूठ बोलने की या किसी गाली देने की क्या है मना करेंगे। उस समय उसको जिस तरीके की शिक्षा की जरूरत होगी घर वाले उसको उसी तरीके की शिक्षा देंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें जो शिक्षण होता है इसमें शिक्षण पूर्व नियोजित नहीं होता। ठीक है, इसके बाद जो अगला बिंदु और अंतिम बिंदु आता है वो ये है कि जो औपचारिक शिक्षा होती है इसमें क्या है, अनुशासन होता है। इसमें क्या है, आप टाइम से घर जाओगे, टाइम से स्कूल जाओगे, टाइम से लंच करोगे स्कूल में और टाइम से क्या पढ़ोगे और प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या है टाइम टू टाइम क्या है आप पढ़ाई करोगे और टाइम टू टाइम आपके क्या है प्रत्येक पीरियड लगेंगे हर एक सब्जेक्ट के स्कूल में। तो इसमें क्या है अनुशासन होता है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षण है इसमें अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें शिक्षण कहीं भी दिया जा सकता है, कैसे भी दिया जा सकता है, तो इसमें अनुशासन नहीं होता। देखिए ये कुछ बिंदु रहे इन दोनों में अर्थ स्पष्ट करने के। अब इन दोनों का जो एक सम्मिलित रूप निकलता है और वो सम्मिलित रूप हम कह सकते हैं वो तीसरा रूप है शिक्षण का और उस सम्मिलित रूप को हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। उसको हम कह सकते हैं निरौपचारिक शिक्षा या फिर हम इसको आम भाषा में कह सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा तो देखिए जो इन दोनों का सम्मिश्रित रूप होता है, ये इन दोनों यानी कि दोनों के ही तरीके पाए जाते हैं। देखिए जो ऑनलाइन शिक्षा होगी उसमें क्या है एक क्लास का टाइम बांध दिया जाता है, हाँ इस तरीके से क्या शिक्षा दी जाएगी। लेकिन छात्र कहते हैं सर नहीं इस समय नहीं, आप शाम के समय पढ़ाइए, तो ऑनलाइन में वो शाम के समय भी एडजस्ट हो जाती है। तो इसमें क्या है इन दोनों का सम्मिश्रित रूप पाया जाता है, उसको हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। तो इसके बाद जो अगली जो प्रक्रिया है, देखिए अभी हमने पढ़ी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, अब हम पढ़ेंगे द्विध्रुवीय प्रक्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों जो दूसरी प्रक्रिया है वह है द्विध्रुवीय प्रक्रिया। देखिए इसमें जो शिक्षण की ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें शिक्षण के दो ध्रुव होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं दो बिंदु होते हैं। और वो दो बिंदु कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है शिक्षक और दूसरा होता है शिक्षार्थी। तो इस द्विध्रुवीय प्रक्रिया में ये दो
बिंदु होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ये दो ध्रुव होते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। और इस प्रक्रिया में जो शिक्षक होता है वो अपने शिक्षण के द्वारा, या फिर हम ये कह सकते हैं शिक्षण के माध्यम से वो क्या करता है, व्यक्ति शिक्षार्थी के व्यवहार, यानी कि इसके व्यवहार में एक परिवर्तन लाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये विद्यार्थी के व्यवहार में क्या लाता है, एक विकासात्मक परिवर्तन लाता है। उसी को हम कहते हैं द्विध्रुवीय प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या करता है शिक्षक, वो शिक्षार्थी के व्यवहार में अपने शिक्षण के द्वारा उसके व्यवहार में विकासात्मक परिवर्तन लाता है। वह क्या कहलाती है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहलाती है। और जो इस शिक्षण की जो विशेषताएं हैं, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक करके हम विशेषताएं बताते हैं इसकी। चलिए, जो इसकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं क्या हैं, देखिए पहली बात इसमें यह विशेषता है कि यह विद्यार्थी के व्यवहार में एक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। क्या करती है ये, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। क्योंकि जब शिक्षक शिक्षण कराता है तो वो इस तरीके से कराता है कि बच्चे का जो व्यवहार है वो क्या है, वो विकसित हो, उसको क्या सीखने को मिले, वो सामाजिकरण हो, उसका क्या है, एक सब तरीके से क्या है, वो उसका सब तरीके से विकास हो। जो दूसरा बिंदु आता है, जो दूसरी विशेषता है, इसमें हम विशेषता लिख सकते हैं, विशेषताएं, तो आपकी जानकारी में ये रहेगा कि हम क्या करा रहे हैं। तो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने की ये क्या है, एक प्रक्रिया है। साथ ही साथ इसमें जो शिक्षण होता है वो कैसा होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। यानी कि जो भी शिक्षण दिया जा रहा है उसका एक उद्देश्य निर्धारित किया जाएगा, या हम ऐसे ये कह सकते हैं कि वो जो भी शिक्षण दिया जाता है वो नियोजित होता है, पहले से उसको क्या है, नियोजित कर लिया जाता है। और बच्चे को उस उद्देश्य के प्रति क्या है, मोटिवेट किया जाता है, और उसी उद्देश्य को नियोजित कर लिया जाता है पहले से, और उसी के अनुसार क्या विद्यार्थी को क्या है, शिक्षण दिया जाता है। अगला जो बिंदु आता है, इसमें जो अगला बिंदु है द्विध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत, कि शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में उत्पन्न समस्या का निदान किया जा सकता है। देखिए, विद्यार्थी की समस्या का भी निदान इस प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। समस्या का निदान यानी कि हम विद्यार्थी की समस्या को इसके द्वारा हम क्या है, शिक्षण के द्वारा क्या है, हम दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका उपचार भी किया जाता है, निदान किया जाता है, फिर उपचार किया जाता है। देखिए, निदान का अर्थ होता है उस समस्या का पता लगाना, और उपचार यानी कि उस समस्या को क्या है, ठीक करना। तो ये सभी चीजें क्या है, इस शिक्षण के अंतर्गत की जाती हैं। आगे जो विशेषता है इसकी, कि शिक्षण का मापन किया जा सकता है, कि जो शिक्षण विद्यार्थी को शिक्षक के द्वारा दिया गया है उसका मापन किया जा सकता है या नहीं। हाँ, किया जा सकता है कि शिक्षक ने कितना पाठ्यक्रम करा दिया है, बच्चे की कितनी समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, तो उसको पुनः पढ़ाया जाए, और उसको जब तक पढ़ाया जाए जब तक उसकी समझ में नहीं आता, या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी विधियों का प्रयोग करके वो शिक्षण दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, जो अगला बिंदु मैंने बताया आपको, कि इसमें शिक्षण का मापन किया जा सकता है। तो शिक्षण का मापन हम शिक्षण के द्वारा कर सकते हैं। आगे का जो बिंदु है वो बिंदु है कि शिक्षण एवं अधिगम दोनों क्या है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, जहां शिक्षण होगा वहां अधिगम होगा, और जहां अधिगम होगा वहां शिक्षण होगा। शिक्षण के बिना अधिगम अधूरा, अधिगम के बिना शिक्षण अधूरा। यानी कि जब सीखने वाला नहीं होगा तो सिखाने वाला कहां से आएगा, तो सिखाने वाला नहीं होगा तो सीखने वाला कहां से आएगा। तो हम कह सकते हैं जो शिक्षण और अधिगम ये दोनों क्या है, साथ साथ चलते हैं।
यह हमेशा साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। आगे शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। देखिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये तो आप अलग बैठे हो, लेकिन जब एक क्लासरूम है और मैं पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, आमने सामने की प्रक्रिया हो रही है। तो शिक्षण क्या है, आमने सामने की प्रक्रिया। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया। इसके साथ ही जो अगला बिंदु है वो बिंदु यह है कि शिक्षण जो होता है उसके द्वारा पूर्ण कौशल का विकास किया जा सकता है, कि बच्चे का जितना भी कौशल है उसको और डेवलप किया जाए और विकसित किया जाए। तो ये किसके द्वारा होता है, शिक्षण के द्वारा होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि पूर्ण कौशल विकास, पूर्ण कौशल का विकास। तो ये सभी जो विशेषताएं होती है शिक्षण की वो इसी के द्वारा होती हैं, ठीक है। तो हम इसको किसमें लिख सकते हैं, शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत हम इन विशेषताओं को हम लिख सकते हैं। शिक्षण की विशेषताएं, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज है वो शिक्षण के हम चर कराएंगे, और चर में हम बताएंगे कि शिक्षण के कितने चर होते हैं और वो क्यों आवश्यक हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब जानते हैं कि जो शिक्षण के चर होते हैं वो क्या होते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान में इन चरों का क्या महत्व है। देखिए जो शिक्षण के जो चर होते हैं वो विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले, या तो हम इनको घटक कह सकते हैं या चर कह सकते हैं। और जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं और वो कितने प्रकार के चर होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो उन चरों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए उन तीनों भागों के हम यहां पर एक एक तरीके से क्या है अध्ययन करेंगे। जो पहला चर होता है वो होता है स्वतंत्र चर, और दूसरा चर होता है वो होता है आश्रित चर, और तीसरा जो होता है वो होता है मध्यस्थ चर। देखिए इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जो स्वतंत्र चर होता है उसमें क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो शिक्षण कराता है, वो किस तरीके से कराता है, स्वतंत्र रूप से कराता है। यानी कि जो हमारा शिक्षक होता है, हम इसमें लिख सकते हैं कि शिक्षक शिक्षण स्वतंत्र रूप से कराता है, स्वतंत्र रूप से कराता है, ठीक है। उसके बाद जो आश्रित चर होता है उसमें आता है आपका विद्यार्थी, और विद्यार्थी किसके ऊपर आश्रित होता है, वो शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है, कि जो शिक्षक उसको पढ़ाएगा वो शिक्षार्थी क्या है वही सीखेगा। तो विद्यार्थी क्या होता है, इसमें आश्रित होता है, विद्यार्थी शिक्षक पर आश्रित होता है। और जो मध्यस्थ चर होता है उसमें आता है आपका पाठ्यक्रम, क्योंकि इन दोनों के मध्य में जो शिक्षण का जो मध्यस्थ चर होता है वो होता है पाठ्यक्रम, क्योंकि पाठ्यक्रम के द्वारा ये शिक्षण इसको देगा और ये पाठ्यक्रम के द्वारा ये शिक्षण इससे लेगा, यानी अधिगम करेगा। यानी कि हम इसको इस तरीके से भी सीख सकते हैं कि जो सबसे पहले जो हमारा जो शिक्षक होगा वो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से मुक्त होकर के अपनी विभिन्न विधियों के द्वारा शिक्षार्थी को क्या है शिक्षण प्रदान करेगा। और जो शिक्षार्थी होगा वो क्या है, विद्यार्थी के शिक्षार्थी के ऊपर आश्रित होकर उसी के अनुकूल क्या है शिक्षा ग्रहण करेगा। और जो इन दोनों के बीच में जो मध्यस्थ होगा वो होगा पाठ्यक्रम, जिसका ये अध्ययन कराता है और ये इसका अध्ययन करता है। तो ये बात समझिए। इसके बाद हम कराएंगे जो शिक्षण का महत्व है, इन चरों का हमारे शिक्षण में क्या महत्व है वो कराएंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए समझिए। अब कराते हैं जो शिक्षण का, इन चरों का हमारे शिक्षण में क्या महत्व है। देखिए शिक्षण कराने से पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है या फिर किया जाता है। हम इसमें हेडलाइन में ये लिख सकते हैं शिक्षण का महत्व, शिक्षण का महत्व। देखिए
इसमें सबसे पहले क्या कराया जाएगा, हम पहले इसमें क्या करेंगे, उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। कोई भी शिक्षण प्रक्रिया कराने से पूर्व शिक्षण क्या करेगा, विद्यार्थी के सामने एक उद्देश्य निर्धारित करेगा और उसी उद्देश्य के अनुरूप क्या है वो शिक्षण प्रक्रिया आरंभ करेगा और उन्हीं विधियों का प्रयोग करेगा जिनसे क्या है विद्यार्थी के क्या है उद्देश्यों की पूर्ति हो और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आए। उसके बाद जो दूसरा बिंदु आता है कि उद्देश्यों के आधार पर फिर क्या कराया जाता है, शिक्षण कराया जाता है। दूसरा बिंदु क्या कराया जाता है, उद्देश्यों के आधार पर फिर क्या कराया जाता है, शिक्षण। तो इन्हीं जब हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिया, अब क्या करना है, हमें उन उद्देश्यों के लिए कार्य करना है। और कार्य कैसा करना है, शिक्षार्थी को शिक्षण कार्य शुरू कराना है। किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए। अब हम यहां से चल पड़े, हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए और उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं शिक्षण के रूप में। शिक्षण का फिर क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। देखिए फिर हम क्या करेंगे, जब हमने शिक्षण करा दिया, शिक्षार्थी ने क्या है शिक्षण करा दिया और विद्यार्थी ने ग्रहण कर लिया। अब शिक्षार्थी क्या करेगा, उस शिक्षण को जो दिया हुआ शिक्षण है उसका क्या है मूल्यांकन करेगा। अब मूल्यांकन में क्या मापन करेगा, क्या निकाल के लाएगा सामने कि मेरा शिक्षण कितना सफल रहा, बच्चे की कितनी समझ में आया, उसके उद्देश्यों की इससे पूर्ति हो रही है कि नहीं, पाठ्यक्रम पूरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चे के। तो शिक्षक क्या है उस शिक्षण की क्या है मूल्यांकन करेगा। उसके बाद मूल्यांकन का मिलान फिर वो किससे करेगा, उद्देश्यों से करेगा। देखिए ये एक साइकिल बन गई। देखिए सबसे पहले हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया, ठीक है, उद्देश्य बनाए, फिर उन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए हमने उस उद्देश्यों के लिए कार्य शुरू किया। कार्य में हमने क्या है, शिक्षार्थी ने शिक्षण कार्य शुरू किया, किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद शिक्षार्थी ने अपने शिक्षण का मूल्यांकन किया कि मेरा शिक्षण कार्य पूर्ण हुआ, सफल हुआ कि नहीं, कितना प्रभावी रहा। उसके बाद जो मूल्यांकन हो जाएगा फिर वो उन मूल्यांकन का मिलान वो किससे करेगा, अपने उद्देश्यों से करेगा। जब वो उद्देश्यों से कर लेगा अपने मूल्यांकन का मिलान तो उसे प्राप्त होगा, हाँ मेरे इस शिक्षण से जो रिजल्ट निकल के आया है उससे बच्चे के उद्देश्य की इतनी पूर्ति हो रही है। देखिए इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि पाठ्यक्रम के अनुसार ही अधिगम कराया जाना चाहिए। देखिए जो बच्चे का पाठ्यक्रम होता है और उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही क्या है बच्चे को क्या है अधिगम कराना चाहिए, इससे हटकर नहीं कराना चाहिए। नहीं तो बच्चा क्या है भटक जाता है, वो क्या अपने उससे शिक्षण से या अधिगम शैली से भटक जाता है। वो क्या है दो भागों में बट जाता है, एक तो अपने पाठ्यक्रम में और एक आप बाहर से जो पढ़ा रहे हो। उसके बाद इसमें एक चीज और आती है कि शिक्षण में अनेक पाठ्य सहगामी क्रियाएं करानी चाहिए। देखिए जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हैं, जैसे खेल कूद, संगीत, नृत्य, ये सभी क्रियाएं भी क्या पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती रहनी चाहिए, जिससे क्या है बच्चे पर क्या है शिक्षा का या अधिगम का ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। वो क्या है उसका दिमाग क्या है खेल कूद में ही बटा रहता है, उसे शिक्षण हासिल करने में भी क्या है आसानी रहती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का विभिन्न तरीके से विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या है काम आती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से ही हम क्या है बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए अब हम ये आज शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक है आज खत्म हुआ और कल हम कराएंगे अधिगम। देखिए मित्रों जो हम ये मनोविज्ञान की जो विषय करा रहे हैं इस मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सभी बिंदुओं को कराएंगे और पूरा सिलेबस कराएंगे जितना भी आता है। उसके साथ साथ ही हम जो यूपी टेट या सी टेट में देखिए दो विषय ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता है साइकोलॉजी जो हम करा रहे हैं, ये आता है आपका 30 नंबर का, इसमें भी 30 नंबर का आता है। जो दूसरा सब्जेक्ट होता है हिंदी, वो भी आपका 30 नंबर का आता है और वो भी इसमें भी सीटेट में भी वो 30 नंबर का आता है। मतलब आप ये समझ के चलिए कि आपके अगर ये दो सब्जेक्ट पक्के हैं
तो कम से कम आप 60 में से कम 40 से 45 भी मार देते हो। बहुत सामान्य सी बात है, ये आप कर सकते हो। तो आपके लिए सीटेट और यूपीटेट या फिर वो शिक्षक भर्ती परीक्षा ही क्यों ना हो, वो बहुत ही इजी हो जाएगी आपके लिए। तो इसीलिए हम पहले साइकोलॉजी करा रहे हैं, क्योंकि ये भी 30 मार्क्स की आती है, और जो हिंदी है ये भी 30 मार्क्स की आती है। सबसे पहले हम ये 2 सब्जेक्ट कराएंगे, उसके बाद हम जाएंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर। और उन दोनों को बाद में कराने का ये कारण है कि उनका इतना ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हम जो मेन सब्जेक्ट हैं, ये 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में, इसलिए हम इन दोनों सब्जेक्टों को साथ साथ लेकर चलेंगे। और कुछ ही दिनों में हम हिंदी की क्लासें भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास जाए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो कोई पसंद आती है तो आप उसको लाइक कीजिए, और कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है या फिर कोई भी बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर भेजें, हम आपका कमेंट में जरूर जवाब देंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, कल मिलूंगा आपको साइकोलॉजी के एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।